हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय रीन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी एजी 406 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, 5। ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को पहला बायोगैस के बारे में बताऊंगा और बायोगैस क्या होता है। ठीक है, बायोगैस प्लांट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन दोनों टाइप के कितने टाइप होते हैं, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद आगे भी आप लोगों को 4 क्वेश्चन और कराया जाएगा। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बायोगैस क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे बायोगैस क्या है। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ जैसे खाद अपशिष्ट, पौधे, कृषि अपशिष्ट, गाय का गोबर आदि के द्वारा उत्पादित गैस को बायोगैस कहा जाता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ जैसे खाद अपशिष्ट, पौधे, कृषि अपशिष्ट, गाय का गोबर आदि के द्वारा जो उत्पादित गैस होती है उसी को बायोगैस कहा जाता है। ठीक है, बायोगैस ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसका बारंबार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका हम बहुत बार कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। बायोगैस एक शुद्ध और प्रभावी गैस है जिसमें मैथेन 55 से 65%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40% और थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा नहीं बायोगैस के बारे में, बायोगैस क्या होता है। ठीक है, और बायोगैस में कितना मीथेन कितना कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है ये सब हम लोगों ने देखा। फिर से देख लीजिए बायोगैस क्या होता है। तो बायोगैस, बायो का मतलब होता है जीव, गैस का मतलब गैस। ठीक है, तो बायोगैस, ठीक है, तो जीवों के द्वारा प्राप्त गैस को बायोगैस हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ हो गया जैसे खाद हो गया, हमारे जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे के अपशिष्ट से और उसके पौधों हमारी जो फसल उनके छिलके से, इन सभी से प्राप्त गैस को बायोगैस कहा जाता है। या कार्बनिक पदार्थ जैसे खाद अपशिष्ट, पौधे, कृषि अपशिष्ट, गाय का गोबर आदि के द्वारा उत्पादित गैस को बायोगैस कहा जाता है। बायोगैस ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसका हम लोग बारंबार इस्तेमाल कर सकते हैं और यह गैस ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, यह नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। बायोगैस में शुद्ध प्रभावी, बायोगैस एक शुद्ध प्रभावी गैस है जिसमें मेथेन 55 से 65%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40% और हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे बायोगैस प्लांट के बारे में, आगे देखेंगे बायोगैस प्लांट के बारे में। तो बायोगैस के उत्पादन के लिए 2 प्रकार के बायोगैस प्लांट का यूज किया जाता है। कितने प्रकार के बायोगैस प्लांट का यूज किया जाता है? तो 2 प्रकार के बायोगैस प्लांट का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें पहला है फिक्स्ड टाइप बायोगैस प्लांट और दूसरा है फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस प्लांट। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं इन सभी का फिगर आप लोगों को नहीं दिखाया हूँ, फिगर मैंने लेना भूल गया हूँ मैं, तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में हो सकता है दिखा दूँ, नहीं दिखाऊँ तो आप लोग अपने से गूगल करके देख लीजिएगा कि फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट कैसा होता है और फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस प्लांट कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट। एग्जाम में इसमें से बायोगैस प्लांट में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वह जनता टाइप बायोगैस प्लांट पूछ दे, चाहे फिक्स्ड टाइप पूछ दे, चाहे फ्लोटिंग टाइप पूछ दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट। तो इस प्रकार के प्लांट में गैस संग्राहक भी डाइजेस्टर की तरह सीमेंट व ईंट से बना रहता है। ठीक है, तो यह जो फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट है, देखिए फिक्स्ड टाइप मतलब एक जगह फिक्स रहेगा। ठीक है, फ्लोटिंग टाइप वाला एक जगह फिक्स नहीं रहता है, वह चलता रहता है। और जो फिक्स्ड टाइप बायोगैस प्लांट होता है यह एक जगह स्थिर रहता है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो फिक्स्ड टाइप बायोगैस प्लांट और फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस प्लांट, तो फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट हम लोग देख रहे हैं। तो इस प्रकार के प्लांट में गैस संग्राहक भी डाइजेस्टर की तरह सीमेंट व ईंट से बना रहता है और गुंबद स्थिर रहता है, और इसका जो गुंबद होता है वह स्थिर रहता है। इसमें इनलेट इस प्रकार बनाया जाता है कि इससे गैस के प्रेशर के बराबर का घोल विस्थापित हो सके। ठीक है, तो फिक्स्ड डोम टाइप में जो इनलेट होता है जहाँ से हम लोग स्लरी को डालते हैं उसको इस प्रकार बनाया जाता है कि इसमें से गैस के प्रेशर के बराबर का घोल विस्थापित हो सके। ठीक है, जिससे स्थिर गैस
कलेक्शन में गैस इकट्ठी हो सकते, ठीक है, जिससे स्थिर है गैस कलेक्शन में गैस इकट्ठी हो सके। तो समझ रहे होंगे आप लोग, कहने का मतलब ये है कि जो फिक्स डोम टाइप गैस होता है, इसका जो संग्राहक होता, इसका जो इस गैस का जो संग्राहक होता है वह डाइजेस्टर की तरह सीमेंट व ईंट से बना हुआ होता है, ठीक है। और इसका जो गुंबद हो स्थिर रहता है। गुंबद क्या होता है? स्थिर रहता है। इसमें इनलेट इस प्रकार बनाया जाता है कि इसमें गैस जो है वह प्रेशर के बराबर घोल विस्थापित कर सके, जिससे गैस कलेक्शन में गैस इकट्ठी हो, ठीक है। आगे देखते हैं। फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट को दो भागों में बांटा गया है। पहला जनता बायोगैस प्लांट या जनता मॉडल, दूसरा है दीनबंधु बायोगैस प्लांट या दीनबंधु मॉडल, ठीक है। देखिए, दीनबंधु बायोगैस प्लांट बोल सकता है और दीनबंधु मॉडल बोल सकता है, तो भी आप लोगों को यही लिखना है, दोनों में यही लिखना, ठीक है। तो जनता बायोगैस प्लांट क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो यह प्लांट जो होता है सबसे पहले चाइना में विकसित किया गया था, इसलिए इसे चाइनीज मॉडल भी कहा जाता है। तो देखिए, जनता मॉडल को चाइनीज मॉडल भी कहा जाता है। भारत में जो चाइनीज मॉडल है या जनता बायोगैस प्लांट है, इसका विकास प्लानिंग रिसर्च एंड एक्शन डिवीजन के द्वारा 1978 में किया गया था। किसके द्वारा? प्लानिंग रिसर्च एंड एक्शन डिवीजन के द्वारा सन 1978 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका आधार जमीन में एक निश्चित गहराई पर सीमेंट की कंक्रीट का बना होता है, ठीक है, या कुआं हम लोग जैसे देखते हैं उसी टाइप का होता है। तो इसका जो आधार होता है नीचे का भाग होता है, जैसे मान लीजिए यह क्या है, एक कुआं है, ठीक है। इसका जो ये नीचे वाला होता है भाग, इसको बोला था आधार। तो इसका जो आधार है वह जमीन में एक निश्चित गहराई पर, जैसे मान लीजिए जमीन में 10 फुट नीचे है, ठीक है, जमीन में एक निश्चित गहराई पर सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ होता है, जिस पर चालक का निर्माण होता है। जिस पर क्या किया जाता है? चालक जो होता है उसका निर्माण किया जाता है। और ये डाइजेस्टर के भीतर भी स्लरी का बोझ सहन करता है। यह डाइजेस्टर के भीतर भी स्लरी के बोझ को सहन करता है, ठीक है। गैस होल्डर डाइजेस्टर से एक निश्चित ऊंचाई पर ईंट, सीमेंट आदि से बना रहता है। गैस होल्डर डाइजेस्टर से एक निश्चित ऊंचाई पर ईंट और सीमेंट आदि से बना रहता है। इसके ऊपरी भाग से गैस पाइप जुड़ा रहता है, ठीक है। इसके ऊपरी भाग से गैस पाइप जुड़ा रहता है, जिससे गैस उपयोग के स्थान पर रसोई तक लाई जाती है। इनलेट से गोबर का पानी के घोल की निश्चित, ठीक है, इनलेट से जो इनलेट होता है उससे गोबर के पानी के घोल की निश्चित मात्रा प्रतिदिन डाइजेस्टर में पहुंचाई जाती है, और जिस गोबर का यूज हो गया उससे आउटलेट से बाहर निकालकर खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। तो यह हम लोगों ने देखा कौन सा? जनता टाइप बायोगैस प्लांट, ठीक है। यह जो जनता टाइप बायोगैस प्लांट होता है यह सबसे पहले चाइना में विकसित किया गया था, इसलिए चाइनीज मॉडल भी कहा जाता है। भारत में इसका विकास 1978 में प्लानिंग रिसर्च एंड एक्शन डिवीजन के द्वारा किया गया था। इसका जो आधार होता है जनता टाइप बायोगैस प्लांट का, वो नीचे होता है, ठीक है। इसका जो आधार होता है वो नीचे जमीन के अंदर सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ होता है, जिस पर चालक का निर्माण होता है, और डाइजेस्टर के भीतर की स्लरी का बोझ भी सहन करता है। कौन? यह जो इसका चालक होता है, ठीक है। गैस होल्डर डाइजेस्टर से एक निश्चित ऊंचाई पर ईंट, सीमेंट आदि से बना रहता है। इसके ऊपरी भाग से गैस पाइप जुड़ा रहता है, जिससे गैस उपयोग के स्थान पर या रसोई तक लाई जा सके। इनलेट से गोबर का पानी व घोल की निश्चित मात्रा प्रतिदिन डाइजेस्टर में पहुंचाई जाती है, और जो यूज हो गया गोबर है उसको आउटलेट से बाहर निकालकर खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये था जनता टाइप या जनता मॉडल। आगे देखते हैं दीनबंधु वाला। तो दीनबंधु मॉडल या दीनबंधु बायोगैस प्लांट, तो यह प्लांट भी फिक्स्ड डोम टाइप प्रकार का ही है, ठीक है। यह प्लांट भी फिक्स्ड होता है, ठीक है, यह जगह फिक्स्ड होता है। तो इनमें क्या फिक्स रहता है? देखिए, जो फिक्स्ड टाइप डोम टाइप प्लांट होता है इसमें जो उसका गुंबद होता है वह फिक्स होता है, और जो फ्लोटिंग टाइप होता है उसमें गुंबद एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, तो यही ध्यान दीजिएगा। तो यह जो दीनबंधु प्लांट होता है यह भी फिक्स्ड डोम टाइप प्लांट का ही एक भाग है, तो इसीलिए यह प्लांट भी फिक्स्ड डोम टाइप प्रकार का ही होता है। इसका भी गुंबद एक जगह स्थिर रहता है। इसका विकास एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन नई दिल्ली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन नई दिल्ली के द्वारा किया गया था। यह एक निम्न लागत वाला बायोगैस प्लांट है। इसका क्रिया सिद्धांत जनता मॉडल के समान ही है, अंतर केवल इनलेट मार्ग और डाइजेस्टर के बनावट की है, ठीक है। इनमें केवल इनलेट मार्ग और डाइजेस्टर की बनावट की अंतर होती है दीनबंधु बायोगैस प्लांट में और जनता मॉडल बायोगैस प्लांट में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट क्या होता है। दूसरा देखते हैं अब फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस प्लांट क्या होता है, ठीक है। तो फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस प्लांट क्या होता है? तो इस प्रकार के बायोगैस प्लांट में
गैस एक तैरते ड्रम में इकट्ठी की जाती है। किसमें इकट्ठी की जाती है? तैरते हुए ड्रम में इकट्ठी की जाती है। मतलब इसका गुंबद जो होता है वह स्थिर नहीं होता है, जो एक निश्चित दाब जैसे 8 से 10 सेंटीमीटर जल स्तंभ पर होता है। कितना स्तंभ पर होता है? 8 से 10 सेंटीमीटर जल स्तंभ पर होता है। जब गैस बनती है तब ड्रम में एकत्रित हो जाती है। ठीक है, जब गैस बनती है तो क्या होता है? ड्रम में इकट्ठी हो जाती है और ड्रम ऊपर आ जाता है। जब गैस ड्रम में इकट्ठी हो जाएगी तो क्या करेगा? ड्रम ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इसमें से गैस को यूज कर लिया जाता है फिर ड्रम नीचे चला जाता है। तो यही था फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस प्लांट। ठीक है, तो यह भी दो प्रकार का होता है। फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस प्लांट भी दो प्रकार का होता है। एक होता है केवीआईसी और दूसरा होता है, तो केवीआईसी का पहले पूरा नाम जान लीजिए क्या होता है। तो केवीआईसी का पूरा नाम होता है खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन बायोगैस प्लांट। ठीक है, और दूसरा होता है प्रगति मॉडल। ठीक है, तो देखिए जो केवीआईसी मॉडल होता है इसको खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन बायोगैस प्लांट के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से किण्वन के लिए डाइजेस्टर या गड्ढा और संग्रह के लिए एक फ्लोटिंग ड्रम तैयार किया जाता है। ठीक है, फ्लोटिंग ड्रम होता है। डाइजेस्टर की गहराई 3.5 से 6.5 मीटर और व्यास 1 से 1.2 से 1.6 मीटर होती है। केंद्र में एक समांतर दीवार होती है। ठीक है, जो डाइजेस्टर को लंबवत रूप से विभाजित करती है और घोल भर जाने पर उसमें डूब जाती है। ठीक है, तो यही था कौन सा बायोगैस प्लांट? तो केवीआईसी। तो देखिए केवीआईसी का पूरा नाम पूछ सकता है, तो केवीआईसी का पूरा नाम क्या होता है? खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन बायोगैस प्लांट। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बायोगैस प्लांट अच्छे समझ में आया होगा। अगला है प्रगति मॉडल। तो प्रगति मॉडल थोड़ा सा मैं ऐसे आप लोगों को लेक्चर के माध्यम से बता देते हैं। तो प्रगति मॉडल भी वास्तव में केवीआईसी मॉडल का ही रूप होता है। ठीक है, यह भी केवीआईसी मॉडल का ही रूप होता है। इसे पूना में, ठीक है, देखिए जो प्रगति मॉडल इसको पूना में एक स्वयंसेवी संस्थान यूनाइटेड सोशल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च प्रोग्राम के द्वारा डिजाइन किया गया था, बनाया गया था। किसके द्वारा? तो प्रगति मॉडल गैस भी केवीआईसी मॉडल की तरह ही होता है, केवीआईसी मॉडल के रूप में होता है। इसे पूना की एक स्वयंसेवी संस्था यूनाइटेड सोशल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च प्रोग्राम द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बायोगैस प्लांट अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बायोमास गैसिफिकेशन। ठीक है, बायोमास गैसीकरण भी कर सकते हैं इससे। तो बायोमास गैसीकरण एक तकनीक है। क्या है? एक टेक्निक है जिसके माध्यम से नवीकरणीय जैविक संसाधन जैसे हो गया कृषि अपशिष्ट, ठीक है, पशु अपशिष्ट, ये सब के प्रयोग से, समझिएगा कि बायोमास गैसीकरण एक तकनीक है जिसमें बायोमास नवीकरणीय जैविक संसाधन को ऊष्मा या भाप और ऑक्सीजन के बिना उपयोग के दहन से हाइड्रोजन और अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया था। क्या बोल रहा है कि बायोमास गैसीकरण एक तकनीक है जिसमें बायोमास को ऊष्मा, जैसे नवीकरणीय जैविक संसाधन को, ठीक है, बायोमास में नवीकरणीय जैविक संसाधन को ऊष्मा, भाप और ऑक्सीजन के बिना उपयोग के दहन से हाइड्रोजन और अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, फिर समझिएगा कि बायोमास गैसीकरण वह तकनीक है जिसमें बायोमास जैविक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन को ऊष्मा, भाप और ऑक्सीजन के बिना प्रयोग के दहन से हाइड्रोजन और अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो बायोमास गैसीकरण ठोस का तापीय रासायनिक विधि से दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण। ठीक है, क्या बोला कि बायोमास गैसीकरण ठोस का, कोई वस्तु ठोस है उसको तापीय रासायनिक विधि से उसको तापीय और रासायनिक विधि से दहन योग्य गैस के रूप में परिवर्तित कर देंगे तो उसी को बोला जाता है बायोमास गैसिफिकेशन। ठीक है, बायोमास गैसिफिकेशन, जैव भार गैसीकरण बोल सकते हैं इसे। तो बायोमास गैसीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस को तापीय रासायनिक विधि से दहन योग्य गैसीय मिश्रण में रूपांतरण कर लिया जाता है। आगे चलते हैं, देखेंगे बायोडीजल। तो बायोडीजल क्या होता है? तो देखिए एग्जाम में पूछा था कि बायोडीजल क्या है, बायोडीजल के प्रयोग से होने वाले लाभ को बताइए, तो सब बताएंगे। तो बायोडीजल पारंपरिक डीजल के समान एक वैकल्पिक स्वच्छ जलने वाला नवीकरणीय ईंधन है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग लिखिए, मेन पॉइंट एक याद रखिएगा, यदि किसी भी चीज़ का डेफिनेशन लिखिएगा जीवाश्मी ईंधन को छोड़कर तो लिख दीजिएगा कि यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन या ऊर्जा का रूप है या नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट की नवीकरणीय ऊर्जा में हरित गृह प्रवाह के नाम से है। तो बायोडीजल पारंपरिक डीजल के समान एक वैकल्पिक स्वच्छ जलने वाला नवीकरणीय ईंधन है।
इसका उत्पादन पशु वसा, वनस्पति तेल और अपशिष्ट खाना पकाने के तेल का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, बायोडीजल का उपयोग पशु वसा, वनस्पति तेल, अपशिष्ट खाना पकाने के तेल आदि का उपयोग करके किया जाता है। इसे ट्रांसएस्टेरिफिकेशन नामक रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है। ठीक है, बायोडीजल को ट्रांसएस्टेरिफिकेशन नामक रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है। आगे देखते हैं इसके प्रयोग से क्या लाभ है। तो बायोडीजल के प्रयोग से जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक सस्ता होता है। ठीक है, बायोडीजल जो होता है जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक सस्ता होता है। इससे पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं होती है। ठीक है, बायोडीजल के प्रयोग से पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं होती है और जीवाश्म ईंधन से होने वाले नुकसान को बायोडीजल का प्रयोग करके कम किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। अगला पॉइंट है यह एक नवीकरणीय स्रोत है। तो देखिए जो बायोडीजल यह एक क्या नवीकरणीय स्रोत है, तो समझ गए होंगे बायोडीजल के बारे में। बायोडीजल जो है एक पारंपरिक डीजल का समान एक वैकल्पिक स्वच्छ जलने वाला ईंधन है। इसका उत्पादन पशु वसा, वनस्पति तेल और अपशिष्ट खाना पकाने के तेल उपयोग करके किया जाता है। इसे ट्रांसएस्टेरिफिकेशन नामक प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। इसके प्रयोग से हमने लाभ भी देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिए नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत का आधा पढ़े होंगे। तो नवीकरणीय स्रोत वह स्रोत होता है जिसका उत्पादन हम लोग बार बार कर सकते हैं, जिसका भंडार असीमित है। ठीक है, और नवीकरणीय स्रोत जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, सब क्या ऐसा नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत है, मतलब जिनका उत्पादन करने में कई लाख साल लग जाते हैं। ठीक है, तो वही होता है नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत में अंतर क्या उसको देखना है। तो नवीकरणीय स्रोत असीमित मात्रा में उपलब्ध है, मतलब इसकी कोई मात्रा सीमित नहीं है, उसको हम लोग चाहे जितना चाहे उतना उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ये कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है अनवीकरणीय स्रोत को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अनवीकरणीय स्रोत को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन नवीकरणीय स्रोत को बनाने में कई सौ वर्ष लग जाते हैं, कई लाख वर्ष लग जाते हैं। अगला पॉइंट है नवीकरणीय स्रोत किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करता है। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करता है और जीवाश्म ईंधन या अनवीकरणीय स्रोत बहुत प्रदूषण फैलाते हैं। अगला पॉइंट है नवीकरणीय स्रोत मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, मानव की गतिविधि से नवीकरणीय स्रोत प्रभावित नहीं होता है और मानवीय गतिविधियों से अनवीकरणीय स्रोत जो होता है वह प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर था। पहला अंतर था कि नवीकरणीय स्रोत सीमित मात्रा में है, असीमित मात्रा में, और नवीकरणीय स्रोत सीमित मात्रा में। दूसरा पॉइंट था कि नवीकरणीय स्रोत को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता और अनवीकरणीय स्रोत को बनने में ज़्यादा समय लगता है। तीसरा पॉइंट था कि नवीकरणीय स्रोत किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करता है, लेकिन अनवीकरणीय स्रोत कई प्रकार का प्रदूषण फैलाता है। अगला पॉइंट था नवीकरणीय स्रोत मानवीय गतिविधियों को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन अनवीकरणीय मानवीय गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अनवीकरणीय और नवीकरणीय स्रोत में अंतर समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन तो देखिए यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर लाखों वर्षों तक मृत पेड़ पौधे और जानवरों का मिट्टी, चट्टानों की परतों के भीतर दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, पृथ्वी के अंदर लाखों वर्षों तक मृत पेड़ पौधे और जानवरों का मिट्टी, चट्टानों की परतों के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे बोला जाता है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, यह जीवाश्म ईंधन जो होते हैं प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जीवाश्म ईंधन प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जीवाश्म ईंधन को उत्पादन करने से कोई भी कई साल लग जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने में कई साल लग जाते हैं। अगला पॉइंट है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पांचों क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।